अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत के साथ आपका मेज़बान बिलाल अहसन हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त हम जब स्टूडियो में लाइव प्रोग्राम के लिए बैठे हैं तो इस वक्त आप ये समझें कि रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरा अपने इख्तिताम के करीब है और अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया कि मौजूदा बरस जो रमज़ान मुबारक का महीना गुजरा तो उसका अंदाज़ा भी नहीं हुआ और मौसम की शिद्दत भी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि जिसकी वजह से रोज़ेदारों को कोई तकलीफ हो। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि माह रमज़ान मुबारक जो कि हमारा एक बहुत ही मुक़द्दस मजहबी फरीज़ा है, उस पे हमारे कुछ लोग जो हैं वो नाजायज़ मुनाफाखोरी या आप ये समझें कि लोगों की मजबूरी से फ़ायदा उठाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का वो एक सिलसिला चल रहा होता है। जबकि लोग मिसाल भी देते हैं कि ईस्टर है, क्रिसमस है या दीगर जितने भी त्यौहार यूरोप में आते हैं तो उसमें चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसका उलट होता है। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो पाकिस्तान की मईशत में 70 से 80% इम्पोर्टेड चीज़ों का जो है वो अमल दखल होता है। अब तकरीबन 80% चीज़ें जब आपके यहाँ से इंपोर्ट होकर बाहर से आएंगी और डॉलर 279-280 रुपये पे होगा तो यकीनी तौर पर चीज़ों की कीमतें भी बढ़ेंगी। दूसरी जानिब जो है हमारे अपने हुकूमत की वफाक या सूबाइयों उनकी अपनी बद जो हिकमत अमली होती है, उस बद हिकमत अमली की वजह से जो तमाम के तमाम जो डिमांड और सप्लाई का जो सिलसिला होता है उसमें बहुत ज़्यादा गहरा फ़र्क आ जाता है और वो फ़र्क होने की वजह से ही महंगाई में इजाफा होता है। और हमारे वो इदारे जो कि तमाम चीज़ों की नर्ख को तयन करते हैं वो नेचुरली जो है इकोनॉमिस्ट नहीं होते और वो डंडे के ज़ोर पे सब कुछ जो करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा मुतनफ़िर हो जाती है सरकारी नक़नामे से जो उसमें दर्ज होता है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और होते हैं। बहरहाल इस वक्त क्या सूरत हाल है रमज़ान मुबारक में? दूसरी जानिब स्ट्रीट क्राइम्स का जन बेकाबू हो चुका है। अभी गुज़्श्ता रोज़ ही सब्ज़ी मंडी के व्यापारियों ने हड़ताल कर दी, फिर वो रोड ब्लॉक कर दिया हाईवे पे कि उनके व्यापारियों से खुलेआम जो है वो डकैतियाँ चोरियाँ हो रही हैं, कत्लेआम हो रहा है। ताजिर इससे भी परेशान है, आवाम भी परेशान है। ताजिरों के मसाइल मुश्किलात और मसाइब क्या है रमज़ान मुबारक के महीने में, और हर साल जो है वो जो करता है उसे भी बुरा भला कहा जाता है, जो नहीं करता उसे भी बुरा कहता है। तो आज हमें इसीलिए अपने स्टूडियो में दो अहम शख्सियात को बुलाया है और ये दोनों अहम शख्सियात हमें बताएंगी कि नेचुरली जो कुछ भी हुकूमत कर रही है या आवाम के जहनों में जो चीज़ है उसमें उसकी सफाई और उसकी जो हक़ाइक़ हैं वो बयान करेंगे। तो चूंकि आप देख रहे हैं आजकल की दालों की कीमतें हैं, इसके अलावा आटे चीनी की कीमतों की काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो इसी हवाले से आज हमने जनाब रऊफ़ इब्राहिम साहब को, हाजी रऊफ़ इब्राहिम साहब को हमने यहाँ मदऊ किया है। ये हैं सदर हैं ऑल कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के और ग्रोसर्स एसोसिएशन के करता धरता भी हैं और तमाम की तमाम जितनी भी इंपोर्टेड दालें होती हैं, चीनी आटा वगैरह, इन सब चीज़ों के हवाले से ये आज हमें हक़ाइक़ बताएंगे रऊफ़ इब्राहिम साहब। हाजी साहब बहुत शुक्रिया। मेरे आज दूसरे मेहमान हैं जो कि अक्सर जो है लोग रमज़ानों में गोश्त ज़्यादा खाते हैं, सब्जियां कम खाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वो चिकन की तरफ जो है वो मुतवज्जह होते हैं, इसलिए कि गाय के गोश्त और बकरी के गोश्त में जो कंट्रोवर्सी है या जो महंगाई है वैसे भी लोग उसकी जानिब नहीं जाते और चिकन के तरफ राग़िब होते हैं। लेकिन आधा महीना यानी कि 15 रोज़े तक चिकन की कीमतों में बड़ा ही स्टेबिलिटी रही और डेली लिस्टें आ रही थी और इस्तेहकाम भी रहा, लेकिन अचानक ही 15 रोज़े के बाद जो है फिर दोबारा एक क्राइसिस शुरू हो गया और चिकन की कीमतें जो है सरकारी नक़नामे और जो पोल्ट्री एसोसिएशन है उनके नक़नामे में फ़र्क आ गया। इसकी वजूहत क्या है, इसके लिए आज हमने जनाब सरदार तनवीर साहब को यहाँ तशरीफ़ बुलवाया है। और सरदार तनवीर साहब पहले भी मेरे प्रोग्राम में आते रहे, ये हैं सदर है सिंध बलूचिस्तान पोल्ट्री होलसेलर एसोसिएशन के। थैंक यू सरदार साहब। आप दोनों हजरात यहाँ मौजूद हैं और हम इनसे गुफ्तगू भी करेंगे, मालूम करेंगे, लेकिन यहाँ पे चूँकि एक छोटी अजान होने है इसलिए छोटा सा अजान का वक्फा हम लेते हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम दरहकीकत हम दोबारा हाजिर हैं। वक्फे में जाने से कबल मैंने अपने मेहमानों से आपको तारुफ करवा दिया था कि जनाब रऊफ़ इब्राहिम साहब और सदर ऑल कराची होलसेल एसोसिएशन और सरदार तनवीर सदर हैं सिंध बलूचिस्तान पोल्ट्री होलसेल एसोसिएशन के। रऊफ़ इब्राहिम साहब, कोई वफा टाइम ज़ाया किए बिना, ये क्या झगड़ा हो रहा है? अभी रमज़ान में आपने हड़ताल कर दी कि जितने कम रेट पे बेच रहे थे तो उन पर जुर्माना कर दिया, फिर आप कह रहे हैं कि आटा सस्ता है लेकिन हुकूमत के रेट ज़्यादा हैं, क्या मसला क्या है? आपने हड़ताल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हड़ताल नहीं हुई थी, हड़ताल 2 घंटे की अलामती हड़ताल थी।
तो हड़ताल हुई ना। देखिए हमने इसलिए की थी कि लोगों को पता चले, आला इदारों को पता चले, हमारे कमिश्नर साहब को पता चले, डीसी साहब को, सब जो अभी कंट्रोल संभाले हुए हैं, वजीर आला सिंध को भी पहुंची बात। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही रहा कि जब 123 रुपए का आटा मुकर्रर हुआ, गवर्नमेंट ने अपने प्राइस फिक्स किए। अब आप हर जगह पहुंच जाते हैं जी, मुर्गी के रेट हैं, फला के रेट हैं, फला के रेट होते हैं ना ये चीजें। एक चीज अगर कम रेट पे कोई बेच रहा है तो उसका क्या चालान होना चाहिए? वो कितने में बेच रहे थे? 115 रुपए और 123 का रेट है। तो फिर हुआ क्यों? इसलिए हुआ कि चंद लोग हमारे यहाँ, अब हम समझते हैं कि देखिए मैं सबको शामिल नहीं कर सकता, 90% ब्यूरोक्रेट लोग बहुत अच्छे हैं, 10% वो पूरा निजाम को दरम बरम किए हुए हैं। उनको ईदी भी चाहिए, उनको हर चीजें चाहिए, ना होने पे फिर ये होता है हमारी मार्केट एक डिसिप्लिन है कि कोई इधर रुश्वत नहीं ले सकता। तो यही मामलात हुए, यही बिगड़े मामलात जिनकी मैं तफसील में आज मैं आपके टीवी के तवज्जुह से आज मैं माफ़ी मांग रहा हूँ सारी मीडिया से कि मुझे मीडिया पे ये कहा जा रहा है अब कि मीडिया पे आप पे कदगन लगा नहीं जाए तो लगा दें, मैं हाजिर हूँ। और मैं ये मेरा ख्याल है शायद फिर मैं लास्ट ही इंटरव्यू दूंगा। क्यों, खैरियत तो क्या हो गया? सर मैं यही कहता हूँ कि अगर अवाम की आवाज़ बुलंद करना या अवाम के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या काम करती है मुझे आप बताएं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पूरे पाकिस्तान इंटरनेशनल जाता है, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि वो हमारे पाकिस्तानी जो बाहर हैं उनको भी मालूमात मिलती है, यहाँ पूरे पाकिस्तान को कहाँ मालूमात मिलेगी भाई? ये मीडिया है जो मैं तमाम मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका भी। लेकिन मेरा अपना साथी रहेगा, मीडिया ने तो काफी हाईलाइट किया आपकी इस मसले। सर आप मेरी बात को समझें, उसी हाईलाइट करना तो जुर्म है हमारा, यही तो जुर्म है। तो उसकी सजा क्या दी उन्होंने? मेरे को क्या सजा देंगे सर? मुझे क्या सजा कोई देगा? हुआ क्या फिर? उसके बाद कोई बात हुई उनसे? नहीं हुई? मेरी एक बात सुनो, 115 पे जब आपने चालान फाड़े तो हमने कहा ये गैर कानूनी है, देखिए ये ना करें। मैं घर पे हूँ, मैं ऑफिस पहुंच रहा हूँ, मैंने कहा ये चालान को रोकें अभी, लेकिन वो किसी सूरत मानने को तैयार नहीं हुए। नहीं तो वो ये कह रहे थे कि आप कम कीमत पे क्यों बेच रहे हो? हाँ बिल्कुल, हमारे आटे वाला सियालकोट राइस वाला, उसने एक दिन पहले कहा कि 2 बंदे आए, उन्होंने बोला जी हमें 20,000 मांग रहे हैं, 20,000 हमें दो। बोला भाई मैं तो नहीं दूंगा, रमजान का महीना और ये हरकतें हमारे एसोसिएशन में नहीं होती है। वो चला गया, लेकिन उसी दुकान पे छापा मारा गया। अब मुझे आप बता दें 115 का जो गेमा गेमी हो गई पूरे पाकिस्तान के, दुनिया में, वर्ल्ड में शोर हुआ, इसके बाद 110 हो गए सुने, फिर 106 आज हो गए, वो भी सुने। पर सवाल बड़ा ये होता है कि इम्प्लीमेंट करने वाले इदारे कौन? हमें डीसी के पास जाना पड़ा, डीसी से हमने बात की, मैंने कहा सर ये गलत चालान हुए हैं, इनको आप खत्म करें। मैंने कहा ये सीसीटीवी कैमरा है, इसमें वीडियो ऑडियो दोनों रिकॉर्डिंग है, इनको मैंने दी। मैंने कहा सुने, अब ये इदारों के सरबराह का काम है या मेरा काम है, मुझे आप ये बताएं। अदालत का सरबराहों का काम है, सरबराहों का काम है ना। जब वो सरबराही खामोशी अख्तियार करता है और उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता, चलो मैं बोलता हूँ एक्शन भी ना करें तो उनको रेस्ट तो करवाएं कि आप अभी इस जगह काम नहीं कर सकते, होना चाहिए ना। इसकी जगह पे तो कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल। अच्छा उसके सरबराह फिर कौन है? कमिश्नर साहब हैं। बिल्कुल है ना। अब कमिश्नर साहब भी जब उसको रिट लेके ही बैठे हैं कि 123, और अगर वो 106 में आटा अभी फरोख्त हो रहा है, 123 की लिस्ट है, तो लोग तो मैं बोलता हूँ मुनाफाखोर इसमें फायदा ही उठाएंगे ना। जो मुनाफाखोर होगा वो 123 के भी बेचेगा। और 142 रुपए की आप 142 रुपए में रिटेल में वो बिक रहा है अभी भी फाइन आटा। मुझे बताएं कहाँ? 124 रुपए रेट हो चुका है, कोई पूछने वाला नहीं है, पुरसाने हाल ही नहीं है। मैं आपको बोलता हूं आज मैं ये बातें कर करके अब मैं थक चुका हूं। मैं कह रहा हूं कि खुदा रहा अगर मैं आवाज बुलंद कर रहा हूं तो मैंने गुनाह कुछ नहीं किया है। आज भी मैं आज इसी बात पे हूं। कमिश्नर साहब जो सलीम राजपूत साहब हैं, आपके टीवी के तवज्जुह से कहता हूं कि नहीं, आप मेरी पूरी बात सुने, साउथ थे पहले, मेरी बात सुने पूरी। देखिए एक डॉट है ना उसकी कमीज पे नहीं होगा, इतना नफीस इंसान, ईमानदार इंसान है। अब सवाल ये रहा कि इनको मिसगाइड कौन कर रहा है। जब आपने लिस्ट अनाउंस करनी थी तो पहले ब्यूरो ऑफ सप्लाई को बुलाते, प्राइस कंट्रोल वालों को बुलाते, स्टेक होल्डरों को बुलाते, जब काम होता ना आपने तो उनको बुलाया नहीं और लिस्ट अनाउंस कर दी। आप वही लिस्ट जो पिछले साल थी आपने डायरेक्ट मार दी। अच्छा मेरी बात हुई थी, वो हुआ ये कि चूंकि निगरान हुकूमत थी ना, उस वक्त निगरान हुकूमत थी, उसी तो डीसी ये जो कमिश्नर साहब हैं
इन्होंने आके ही नहीं, मतलब स्वीट एंड निमकन बेकर्स की, गोश्त की, चिकन की, बहुत सारी लिस्टें जो हैं बहुत ही जल्दी जल्दी में इन्होंने दी, ताकि ये क्रेडिट जो है निगरान हुकूमत को चली जाए कि निगरान हुकूमत अपनी जो है जिम्मेदारियां पूरी करके जा रही है। बात ये थी। अब रही बात यह कि आपका जो झगड़ा हुआ, आपने एहतजाज किया, फिर आपने इशारे किया, कमिश्नर साहब आपने कोई नोटिस लिया? नहीं। कमिश्नर नोटिस नोटिस के लिए जब हमने ये चीजें चली गई, वायरल हुई टीवी पे, इसके बाद तो हमारा फोन ही नहीं उठा रहे थे। हमारा फोन को काटा गया और हमारे को वो ब्लॉक कर दिया गया नंबर ही। अब मुझे आप बताएं, अवाम क्या भेड़ बकरियां हैं? बिल्कुल नहीं। अवाम की आवाज ना उठाएं? क्या कमिश्नर साहब की ड्यूटी नहीं होती? क्या चीफ सेक्रेटरी की ड्यूटी नहीं है? क्या वजीर आला सिंध की ड्यूटी नहीं है? चीफ सेक्रेटरी से बात हुई आपकी? मेरी नहीं हुई है, लेकिन बात कर रहा हूं मैं। ठीक। सरदार साहब, आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है कि चिकन के आप होलसेल की सप्लाई करते हैं, ये चिकन के अचानक क्यों बढ़ने लगे? हालांकि बड़ा जबरदस्त जा रहा था 15 रोजे तक, ये डिमांड एंड सप्लाई का मसला, बल्कि चिकन की दुकानों में रेट जो सरकार के थे उससे कम में बिक रहे थे। अब क्या हुआ? जी मेहरबानी बिलाल साहब, पहले तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि हर दफा आप कहते हैं सरदार सरदार सरदार। अच्छा, चौधरी हैं? जी जी। तो सेक्रेटरी जो बात यह है, तो हमने तकरीबन 3 साल तक कमिश्नर साहब से मीटिंगें की और हर छोटे बड़े शहर के जो वहाँ के लिस्ट रेट निकलती है गवर्नमेंट की सतह पर, उसकी फाइलें बनाई, उनको एविडेंस दी है कि इसका मेकानिज्म ही से डिमांड एंड सप्लाई। रमजान से पहले? इससे पहले सर 3 साल से कर रहे हैं। अब रेट अलाउंस तो अभी हुआ, लिस्ट तो अभी निकली है। ठीक है। अब 6 मार्च तक जो है लिस्ट बराबर निकलती रही। हमें भी पूछते रहे, हमसे भी याद क्या पोजीशन है मार्केट की, रात को 10:30 11 बजे फार्मर से भी पूछते रहे, उन्होंने बताते रहे कि ये फार्म का रेट है और बिक यहाँ रही है। जैसे कि रात 450 था, 440 बिकी। ये मैकेनिज्म ही डिमांड एंड सप्लाई है। तो हम रेट देते रहे, वो रेट लिस्ट निकालते रहे। लिस्ट में जब हमारा लिस्ट कमिश्नर साहब निकालते, हमारा जो उन्होंने मार्जिन होलसेल का रखा उसमें 12 रुपए पर केजी, और रिटेलर शॉपकीपर का जो रेट रखा है ना, उन्होंने मार्जिन रखा 8 रुपए। हालांकि जबकि हमने उनको रिटर्न में हर चीजें दी हैं एविडेंस के साथ कि हमारा जो एक्सपेंसेस जो खर्चा आता है लेबर का, डीजल का, दूसरा वो 16 से 17 रुपए आता है, हमारा मार्जिन रख दिया 12 रुपए, इसमें चल रहा, निकाल दी लिस्ट। मतलब 16 से 17 रुपए सिर्फ हमारा एक्सपेंसेस है? हाँ बिल्कुल। फिर उसके बाद में प्रॉफिट भी जोड़े? प्रॉफिट भी चलो 2-3 रुपए उसमें जोड़ो, आप 12 रुपए निकाल रहे हो। जब एक आप सही तरीके से लिस्ट नहीं निकालेंगे वो कैसे इम्प्लीमेंट हो? ठीक है। फिर भी हम लोगों ने, मुझे कहा गया कि आप इम्प्लीमेंट कराएं, हमने कोशिश की है, सारे दोस्तों ने मिलकर उसको इम्प्लीमेंट करा रहे थे। अब मैकेनिज्म जब डिसाइड हो गया, डिमांड एंड सप्लाई, रेट 400 रुपए तक रहा, 408 रुपए तक रहा फार्मर का, तो रेट निकलती रही। जिस दिन 408 से अबाव हुआ रेट लिस्ट वही होगी, 408 ही फिक्स हो गई, उसके बाद रेट नहीं बढ़ा। रेट नहीं, मुझे ये बताएं कि अभी मैं जब मार्केट पर निकला था तो मुझे याद है कि पहले रोजे से लेकर 15 रोजे तक जो है मैंने चिकन की दुकानों पर जा रहे थे, तो मजिस्ट्रेट जो है वो चिकन की दुकान की तरफ जाता ही नहीं था। वो कहता है कि सब सही चल रहा है। आवाम भी ये कह रही थी कि जनाब ये कि सरकार के नर से नीचे बिक रहा है। 600 का रेट था तो वो बिकता था 550 में बिक रहा था। तो ये अचानक 408 पे क्यों आ गए? सर अगर 450 रुपए फार्म हो गया तो 4 से 50 को कैलकुलेशन करके कमिश्नर को रेट निकालनी चाहिए ना। जब हम डिसाइड ये हुआ कि मैकेनिज्म यही है, तो हमें डिसाइड ये हुआ कि हमने रोज की बुनियाद पे फार्म रेट लेना है। 450 रुपए का रेट आया तो 1.55 को मल्टीप्लाइड करते हैं, 728 रुपए बनता है। 728 रुपए का बनता है हमारा उसमें तो हमारा जो डाल, क्या उनको ये मैकेनिज्म नहीं पता? सर पता है बिल्कुल, मैं तो रोज रेट, अभी भी रेट डेली भेजता हूँ। मैं तो एडिशनल कमिश्नर साहब को डेली रेट भेजते हैं, फार्मर भी भेजते हैं, नहीं निकाले लिस्ट ब्रेक करते हैं। ये डंडे के जोर पे करना चाहते हैं सब कुछ। अब क्या या फार्मर की मफादात का ख्याल करते हैं? सर कुछ नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसे भाई ने बात की कि चंद बंदे हैं जो उनको ब्रीफिंग देते हैं, बस वो चंद बंदों की वजह से 10% जो लोग हैं ना, ये ब्यूरोक्रेसी के कोई सिस्टम चलने ही नहीं दे रहे, चलने नहीं। मतलब ये कि मेरी बात समझ में नहीं आती कि एक चीज मैकेनिज्म है जो कि बिल्कुल सही चल रहा था, जैसे कि आप लोगों को एक मुतालबा था कि डेली रेट आना चाहिए, वो डेली रेट आना शुरू हो गया। बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, क्योंकि खुद भी मार्केट खुद भी निकल रहा था, मैं तो खुद भी ऑब्जर्व कर रहा था। लेकिन अचानक मैंने देखा 15 रोजे के बाद से जो है ना वो फिर इसमें कुछ फिर फायदा तो कुछ दूसरे लोग उठाते हैं इस मौके का। सर सरकार का रेट कुछ और, सरकार का रेट और दुकान का रेट, और मौके से फायदा तो कुछ और लोग उठाते हैं। सर कोई फायदा लोग कौन उठाते हैं? दुकानदार को अगर सस्ती मिलेगी तो बेचेगा। एक दफा आपके मेरी बात सुनिए, आप मेरा मतलब कौन फायदा उठाता है इसमें? भाई इसमें फायदा तो भाई उठाएंगे जो इम्प्लीमेंट करा रहे हैं।
उसको उनको क्या फायदा होगा? ब्लैकमेल करके या उनको अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट बना रहे होंगे कि हमने ये रेट निकाला, ये तो समझ में आती है बात। बाकी इससे फायदा या नुकसान वाली बात नहीं है। फार्मर देखो मैकेनिज्म ये, फार्मर अगर 400 रुपए पर केजी उसको पड़ता है तो 350 भी वो बेच रहा होता है। अगर रिटेलर ये कहता है कि फार्मर जो भी दे होलसेलर हमें महंगा देता है। नहीं, ये सवाल ही पैदा नहीं, कोई नहीं कहता। ये कहता है कि होलसेलर अपना प्रॉफिट और मार्जिन ज्यादा रखता है। पहले कोई चीज ऐसा था कि ग्रुप नहीं थे, अभी व्हाट्सएप वो प्रॉफिट और मार्जिन ज्यादा रखते हैं। सर ऐसा नहीं है, पहले ग्रुप नहीं थे, व्हाट्सएप ग्रुप बने। अभी हर बंदे को पता है कि फार्मर की क्या पोजीशन है, होलसेल किस रेट पे खरीद रहा है, रिटेलर को क्या दे रहा है। अब व्हाट्सएप के जरिए हर बंदे को इल्म हो जाता है इस बात। चलिए मैं जरा दो बात कर लूं। मैं अतीक मीर साहब मेरे लाइन पे हैं, मोहतरम, हमारे जरा बात कर। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर कि आपने मुझे अपने कीमती वक्त में से थोड़ा वक्त दिया। ये बता दीजिए, ठीक, मेरे बहुत ज़्यादा लंबा सवाल नहीं है, बस छोटा सवाल है। मुझे एक बात बता दीजिए कि क्या इस दफ़ा ईद की खरीदारी के हवाले से इतनी कम गहमा गहमी क्यों है? मैं आपकी आवाज ठीक से सुन नहीं पा रहा। मैं कह रहा हूँ, सवाल दोहराएंगे आप? ईद की जो बाजार है, ईद करीब है, 4-5 दिन रह गए हैं ईद पे, तो लोगों की गहमा गहमी क्यों नहीं है मार्केट के अंदर? देखिए, पिछले साल इंतहाई मायूसकुन सूरत हाल थी और लोगों में ये वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा था कि वो क़ुव्वत खरीद नहीं है। लेकिन ऐसा कभी जहन में नहीं था कि अगला साल उससे भी बदतर होगा। ठीक है, इस साल भी यही सूरत हाल देख रहे हैं कि जो निचले दर्जे की खरीदारी है, जो कम कीमत के बच्चों के सूट हैं, खवातीन के सूट हैं, जी जी, उनकी खरीदारी तो देखने में आ रही है। लेकिन उससे ऊपर बड़ी अच्छी अच्छी मार्केटें जो कभी जैसे 18 से 20 मार्केट है कराची में, जो ईद की खरीदारी का एक बाकायदा जो एक मरकज समझी जाती है, वहाँ वो रौनकें अब तक, यानी समझे कि ये एक हफ्ते से भी कम वक्त रह गया ईद में, उसके बावजूद ईद की रिवायती सेल, रिवायती रौनकें और वो गहमा गहमी अब तक बाहर नहीं है। इसकी वजूहत हर बंदा एक ही बात कहता है कि वो क़ुव्वत खरीद नहीं है। पिछले साल जो चीज 2000 में खरीदने की क़ुव्वत थी, वो 1500 में भी वो कहता है महंगी है। तो एक ऐसी जगह पे हम आके खड़े हो गए जहाँ लोग सिर्फ अपने पेट का ख्याल कर रहे हैं, सिर्फ लोगों को अपनी बच्चों की 2 वक्त की रोटी की फिक्र है। और एक ऐसा त्योहार जिसको लोग हर सूरत बनाते हैं, क्या कर्ज लेकर बच्चों के कपड़े खरीदें या एडवांस लेकर जो मुलाजिम पेशा लोग हैं वो चाहते हैं कि ईद की खुशियां दोबारा करें अपने बच्चों को। बात सिंपल सा ये है कि एक तरफ तो ईद की खरीदारी है, दूसरी तरफ लोग निकलते हुए भी डर रहे हैं बाजारों में, जिस तरह लूट मार मची हुई है, स्ट्रीट क्राइम्स की वजह से भी लोग जरा खौफजदा हैं। जी, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि असल जो यानी जिन लोगों का राज है वो डाकू है, लुटेरे, चोर हैं। इस वक्त तो डाकू जिस तरह वो राहगीरों को लूट रहे हैं, लोग घरों से, देखिए इससे बड़ा जुल्म क्या होगा कि बच्चों के साथ निकलते हैं बच्चों के कपड़े खरीदने के लिए और उसके बाद रास्ते में लुट जाएं। जी, कुछ ऐसे वाकयात भी हुए कि खरीदारी करके निकले और उनके कपड़े भी लूट लिए गए, गाड़ियों से सामान निकाल लिया। तो ये कहाँ है कानून, कहाँ कराची के अमन के दाई या लॉ एंड ऑर्डर के जिम्मेदारान? मैं उनसे सवाल करता हूँ, वो कहाँ है? उन्हें क्यों ये नजर नहीं आता? ये अपनी जिम्मेदारियों का एहसास क्यों नहीं है? ये देखते ही देखते डाकू राज कैसे कायम हो गया? ये किसी के काबू में नहीं है। चले, अल्लाह ताला बेहतर करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा। लेकिन आप लोग अपनी कोशिशें तो जारी रखे हुए हैं ना, हुकूमत वक्त के साथ मीटिंग वगैरह करके संगीन सूरत हाल को एहसास दिला रहे हैं उनको। देखिए, सब कुछ हुकूमत देख रही है, सब कुछ मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारान की निगाह में है। आप भी बारहा इस पर बात करते हैं, खबरें आती हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ऐसा लगता है कि जो लूटमार और डकैती के जो तरीक़ाकार हैं वो वारदातें जदीद हो गई हैं और कानून उनके सामने पसपा और पस्त नजर आता है। ये सूरत हाल इस बात का इशारा देती है कि इन डाकुओं के ऊपर मजबूत हाथ हैं। ये आम लोग नहीं हैं, ये लुटेरे, ये बिल्कुल सही या तो पुलिस पे काली भेड़े उनके पालतू हैं या फिर कुछ सियासी कुव्वतें जिन्होंने इस तरह के फंड देने वाले लोग पाले हुए हैं जिनकी वो सरपरस्ती करते हैं। वरना छीना झपटी में इतने कत्ल कभी माजी में नहीं हुए। जरा सी मजामत पर गोली चला देना और किसी की जान ले लेना, ये कोई मामूली बात नहीं है। कराची में संगीन तरीन सूरत हाल में भी डाकुओं की कम से कम इतनी। बहुत शुक्रिया मीर साहब, बहुत शुक्रिया। अतीक मीर साहब बहुत ही सीनियर
तो है उस्ताद मोहतरम और बड़ी कोशिशें भी करते रहते हैं, लेकिन बहरहाल मेरे साहब ये बात है कि पहले तो ये बताया कि मोबाइल कहाँ है? मेरा मोबाइल जिस जगह पे पड़ा है वहाँ आपको फोन रिसीव नहीं होगा। तो मतलब किसी ने आपका मोबाइल जब्त कर लिया है? जी, जब्त कर लिया है? जब्त के अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए। हाँ, जहाँ भी पड़ा है वो कोशिश कर रहे हैं कि मेरे तक पहुंचे, लेकिन मैं भी डस्टबिन में डालना पसंद करूंगा, वापस नहीं लूंगा। नहीं, आप बड़ी पुरस्कार बातें कर रहे हैं, जरा नहीं, वापस नहीं लूंगा। पुरस्कार बातें कर रहे हैं आप। देखिए, मैं अपना एक कारोबारी शख्स हूँ और जाहिर सी बात है, आप मुझे कई सालों से जानते होंगे कि मैं बिल्कुल स्ट्रेट बात करता हूँ। देखें, जो बंदा अगर सच बोलेगा और उसका गुनाह है तो वो गुनाह मुझे कबूल है। अगर दूसरी बात, अगर हम प्राइस पे बात करते हैं, कहीं हाई प्राइस हो और वहां अगर आप किसी को चालान कर रहे हैं तो वो भी तो आप बताएं ना कि यार उसकी लिमिट ही नहीं है उस आदमी की, तो उस पर आप 50,000 का चालान फाड़ते हैं। वो तो महीने में भी नहीं कमाता, कभी 2 महीने में नहीं कमाता। कहीं है दुनिया में कि 5,000 का किया, बोला भाई नेक्स्ट टाइम आप करेंगे तो आप 10,000 करेंगे। हाँ, 10,000 करेंगे। ये बातें हों, नोटिस अब देखें इम्प्लीमेंट कराने वाले इदारे। आप मुझे बताएं, मैंने 9 मीटिंग की है कमिश्नर साहब से। पहले मोबाइल के बताएं। मैं मोबाइल की बात को और आप दरगुजर कर दें तो अच्छा चले जी दरगुजर। अच्छा ठीक है। आपने कहा था मुझसे कि ऐसी जगह, तो मुझे जरा तजस्सुस हो रही थी कि क्या कोई आप भी स्ट्रीट क्राइम का वारदात तो नहीं होगी? नहीं सर, अल्लाह का बड़ा करम है, रब्बे करीम की, वो हिफाजत रब्बे करीम की है। चले जी ना हाँ, स्ट्रीट क्राइम है ना कुछ है, कोई ऐसा मसला आप कुछ कह रहे थे जी हमें। मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं 9 मीटिंग की है। कितनी? 9 कमिश्नर साहब से डायरेक्ट। और मैंने कहा सर आप इन सबको शामिल करें, दालों के इंपोर्ट आप मंगा लें। 3 माह की मैंने मंगवाई सर। लेकिन सुना कमिश्नर साहब ने आपसे इनवाइस मंगवाई थी? इनवाइस मंगवाई? हाँ। हमने इनवाइस दी, 3 महीने का डेटा दिया, इंपोर्ट इनवाइस। हमने ये भी कहा कि जब कराची का रेट 1 मील 3 रुपए ऊपर है चीनी, तो कराची और हैदराबाद का मुख्तलिफ है। हैदराबाद में रेट 3 रुपए 1 मील ऊपर है। हाँ। और यहाँ 123 आप मुकर्रर कर रहे हैं, हत्ता के ये फ्री है। यानी कभी भी शुगर मिल मालकान ने 70 साल में रेट फिक्स ही नहीं किए। जब गन्ना क्रैश हो जाता है इसके बाद भी फिक्स नहीं होते, वो तो रोज के रोज बाजार चलती है। तो आप 3 रुपए 1 मील करें, ठीक है ना। इस पे भी चालान हो गए। अब आप मुझे बताएं कि सूबा एक था या नहीं था? कराची अलग है, यतीम है? नहीं ना, एक ही सूबा है। अब मुझे एक बात बताएं, मैंने चालान भरे, आप पहले समझें मेरी बात को। मैंने अपनी जेब से चालान भरे, मेरी जेब से क्या, इंस्टीट्यूशन ने भरे हमारी, इसीलिए भरी, हमारे पास फंड है। हम नहीं चाहते कि इन बाजारों में पैनिक सिचुएशन हो और कोई ऐसा हो कि रिटेलर भी परेशान ना हो। पूरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने एक ही आवाज की कि चीनी बढ़ जाएगी और आप इसको क्यों रोक रहे हैं, क्या हो रहा है ये? मैंने कहा सर मिलती नहीं है एक चीज, 123 की 134 की है, तो कौन जेब से भरेगा हजारों टन के पैसे? 35 करोड़ रुपया डेली नुकसान हो गया। अब आप किस बातों को रो रहे हैं? आप इस जुल्म को देखें, फिर भी चालान कट गए। इसके बाद आप दालों में, जब आपके प्राइस आपको पता है, ब्यूरो ऑफ सप्लाई मौजूद है, आपने इनवाइस दे दिया उनको, इंपोर्ट हर चीज देने के बाद भी कुछ भी नहीं हुआ भाई। चावल का पंजाब का पूछा गया, डीसी साहब को फिर सरबराह बना दिया गया। कमिश्नर के ऊपर डीसी साहब आ गए। अब उन्होंने कहा जी मैं चीनी का पता करता हूं जी, पता चल गया। ये पता, इंप्लीमेंट कुछ भी नहीं। अब सवाल ये रहा, ये ताजिर बिरादरी जो टैक्स भरती है, यानी अगर आप ये ले लें, हमारी कराची होलसेल ग्रोसरीज एसोसिएशन एशिया की दूसरे तीसरे नंबर पे मार्केट आती है और अल्हम्दुलिल्लाह माहाना कई करोड़ टैक्सेस कीमत में जाता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। आप मुझे बताएं उस मार्केट का आप इस तरह बिहेवियर है आपका? भाई ताजिर को बुलाएं, प्रॉब्लम है क्या? बिठाएं, यहां तो फोन ही नहीं उठता, बिठाएं किधर, किसको बिठाएं? आप मुझे बताएं, अगर आपके पास कोई तमगा है कि मैं एक एमएनए हूं या एमपी हूं तो मेरे को जल्दी बुला लेंगे। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ग्रोसरीज मार्केट होलसेल की, वहां पर जो सरकार जो नर्क का तयन करती है उसकी इंप्लीमेंट होती है? होती है। अगले इससे पहले जो मैं सलीम राजपूत साहब के साथ ही था, उन्होंने बोला रोबा यार ये रेट, निगरा हुकूमत का दौर था, उन्होंने बोला यार ये रेट हमें कर दो। अब मैंने कहा सर इसमें नुकसान होगा, लेकिन मैं आपकी खातिर इम्प्लीमेंट कराता हूँ, लेकिन ये महीने के लिए 15 दिन के लिए। अब उन्होंने क्या किया, 16वें दिन चालान शुरू हो गए। फिर भाई एक कमेंटमेंट में तो रहे ना आप। अच्छा, दूसरा ये अभी जो रमजान की लिस्ट छपी है, आपको पता है कि रिटेल पे क्या भाव में रेट बिक रहा है? सब दाल चावल चीनी जाके पूछे ना, सब 5 से 10 रुपए ऊपर ही बिक रहा है। अरे मेरे भाई 30% ऊपर है भाई। मेरे बड़े बड़े स्टोर, आप मुझे बता दें, ऐसे नाम नहीं ले सकता ब्रांड के, और बहुत सी चीजें ऐसी जगहों पे। हाँ बिल्कुल। आप मुझे एक बात बता दें,
आपने सुना कहीं 5 लाख का चालान हुआ उसको अंदर कर दिया? नहीं। होलसेल वाले 1-2 रुपए कमाते हैं 1 किलो पे, तो आप क्या समझ रहे हैं वो 100 रुपए कमा लें? ये बातें हुई थी। मैं जरा एक ब्रेक पे जा रहा हूँ, ब्रेक से वापस आऊंगा। तो ये जो रऊफ इब्राहिम ने जो जुर्माने की बात की है 5 लाख और 2.5 लाख 2 लाख, इसके हवाले से मैं एक गुफ्तगू करूंगा, एक किस्सा भी सुनाऊंगा मैं आपको, लेकिन मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत में इसमें दोबारा हाजिर हैं। और वक्फे में जाने से कबल रऊफ इब्राहिम साहब ने एक गुफ्तगू की थी कि 5 लाख का जुर्माना या इससे ज़्यादा का जुर्माना या 2.5 लाख का 3 लाख का जुर्माने की बात हो रही थी। तो सिंध फूड अथॉरिटी एक वाहिद अदारा है, सिंध फूड अथॉरिटी एक वाहिद अदारा है जो कि मेरा अपना ज़ाती राय है कि मैं तो ये नहीं कह सकता कि क्यों करते हैं, लेकिन कि किसी रेस्टोरेंट पे जब जाते हैं तो उनकी बड़ी मर्जी होती है, यानी कि 50,000 रुपये जुर्माना तो कोई चीज़ ही नहीं है। 5-5 लाख रुपए जुर्माना, 2.5 लाख रुपए जुर्माने जो हैं वो रमज़ान के महीनों में हो रहे हैं। रऊफ इब्राहिम साहब मेरे पास आई और मैंने डी साहब से बात कही, मैंने डी साहब से कही कि अगर इतने हेवी जुर्माने आप करेंगे तो वो तो आवाम की जेब से ही निकालेंगे ना, अपनी जेब से तो देने सर है। और दुकान, चाहे आप दुकान में दूध की दुकान हो, गोश्त की दुकान हो, या ये इस वक्त जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है वो मेरा अपना ज़ाती राय है। मैं तो बुलाया भी था मीट वालों को, गाय के गोश्त में और बकरे के गोश्त में जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी है। बिल्कुल है ना। हम गए होलसेल मार्केट के अंदर जो गोश्त का है तो वो कहता है जनाब अली हम खुद ही बेच रहे हैं 900 रुपये हड्डी वाला या 1000 रुपये हड्डी वाला, तो दुकान वाला कैसे बेचेगा 900 रुपये में? वो तो 200-300 नहीं बेच सकता। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सरदार भाई, रोज़ाई की तो बातें बड़ी दिलचस्प हैं, वो तो होती रहेंगी, बहुत कुछ पुरस्कार बातें भी करते हैं वो, उसके राज हम बाद में मालूम करते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए कि मसले का हल क्या है? रऊफ साहब सीनियर बंदे हैं और मैंने देखा है लीडर हैं, सीनियर बंदे नहीं है, लीडर है, ताजरों के लीडर तो है, बस बहुत सीनियर लीडर हैं। तो सर इन्होंने काफी चीजें झेल रखी है, हमने अभी इतनी नहीं झेली। हकीकत, उनको तजर्बा भी बहुत ज्यादा है। सर हल ऐसे है कि देखो, जब तक आप ताजर बरादरी को बैठा के उनके मामला सही तरीके से सुनते नहीं हैं, उसके मुताबिक नहीं चलते, तो फिर ये कामयाबी नहीं है। वरना बस अच्छा, एक चीज मैं यहाँ बुलाना चाह रहा था, मौजूद की बात काट रहा हूँ मैं जी। आपके कारोबार से पोल्ट्री जो फार्मर्स हैं उनका कारोबार वाबस्ता है जी। आप उनसे ही मुर्गियां उठाते हो और फिर आगे बढ़ाते हो ना। अगर आप उनकी मुर्गियां ना उठाओ तो वो तो नुकसान में चले जाएंगे, चले जाएंगे ना। आपका तो नुकसान होगा ही होगा कि आप जो 2 पैसे कमा रहे हो नहीं कमाओगे, लेकिन उनका नुकसान तो होगा ही होगा। आप इस जंग में फार्मर्स को इन्वॉल्व क्यों नहीं करते? कि फार्मर्स के जो है वो राब्ते जो होते हैं वो चीफ सेक्रेटरी तक होते हैं, बड़े चीफ मिनिस्टर तक होते हैं, तो आप फार्मर को क्यों नहीं साथ मिलाते कि फार्मर आपकी मदद करे इस मामले पे? इस मामले पे फार्मर तो हमारे साथ ही है ना, वो तो कमिश्नर साहब के साथ बैठता है मीटिंगों में, उनकी पीपीआई पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के नुमाइंदे बैठते हैं मीटिंग में। कभी मैं भी बैठा करता था उनके साथ। मैंने कहा वो बैठना ऐसे ही बैठना है जैसे कि वो बात ये है कि वो बोलते वहां कुछ हैं और करते कुछ हैं। ऊँट पे बिठाते हैं सर, ऐसे नहीं, ऐसे हम जाके बोल के आते हैं, समझते हैं, सब कुछ बता के आते हैं, हो जाता है। आपकी हद तक की बात नहीं कर रहा मैं, होलसेल रिटेल की बात नहीं कर रहा जी। मैं बात कर रहा हूँ फार्मर की। फार्मर के पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के नुमाइंदे वहां आते रहे और मुझे वो पर्सनली जानते भी हैं सारे। कहने का मतलब वहां जो बातें करते हैं ना वो बस बातें ही होती हैं, वो बाहर वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। मेरा अपना ज़ाती राय है कि पोल्ट्री एसोसिएशन में सबसे ज्यादा जो अगर वायलेशन है तो वो फार्मर की सतह पे। सर आपने जो वायलेशन की बात जहां तक की, मैं आपसे थोड़ा सा इस पे, अब मुझे 2 मिनट। हाँ जी बिल्कुल। सर इस टाइम जो चूजा है 1 डे का चूजा 200 रुपए का आ रहा है। 200 रुपए का जी, मुझे पता है। फीड की बोरी 6,500 से 7,000 शायद तकरीबन। बिल्कुल सही है। अगर आप फीड की बोरी में माल जो होता है वो बाहर से आता है या लोकल होता है? उसके जो है लोकल भी होता है, बाहर से, जैसे सोयाबीन वगैरह ये बाहर से, मक्की गंदम ये सारी चीजें महंगी तो है हर चीज। ये अगर सस्ती है तो बेचते, देखो 8,000 रुपए तक भी चलेगी, अभी 6,500 फीड की बोरी। ठीक है, जैसे कुछ चीज सस्ती होती है, जैसे गंदम होगी, मक्की सस्ती होगी तो फीड की बोरी नीचे आ गई। अगर इसको सारों को चीजों को कैलकुलेशन करें, मोटिलिटी, उसकी लेबर चार्जेस तो करें, तो तकरीबन 400 के करीब मुर्गी फार्मर को। अच्छा, अभी मोटिलिटी ज्यादा है कम है? मोटिलिटी अभी थोड़ी कम है ना, मौसम की वजह से। सर्दियों में थोड़ी ज्यादा हो जाती है, तो असल में 400 के करीब पड़ती है। अब यही फार्मर 350 रुपए में मुर्गी बेच रहा होता है, 320 रुपए में बेच रहा होता है, अभी ये 450 में भी बेच रहा होता है, क्योंकि मैकेनिज्म ही डिमांड एंड सप्लाई का है। कभी ये नुकसान में, अब फर्ज करो इन्होंने एक साल के अंदर 3 फ्लॉक निकाले कंट्रोल शेड पे, मैंने 3 फ्लॉक में से एक ने इसको मार्जिन दे दिया, दूसरे ने नुकसान दे दिया, तीसरे ने बराबर कर दिया। 1 फ्लॉक बनता है साल में, फिर उसमें जो मिले इनको, बाद का ऐसा भी होता है, बाद का ज्यादा नुकसान हो जाता है, बाद का प्रॉफिट थोड़ा से ज्यादा भी हो जाता है। फार्मर में इसकी मोनोपोली नहीं है,
उनके हाथ में नहीं है, क्योंकि ये वो चीज, वो एटम है जो होल्ड नहीं बता कर सकता। 1 से 2 दिन 3 दिन तक तो चलो फीड रखकर आप खिला के रोक सकते हो, 30 दिन के बाद, 3 दिन के बाद आप माल तैयार होने के बाद 3 दिन के बाद आप इसको होल्ड नहीं कर सकते, आपने मार्केट करना है। फिर आपको नुकसान हो फायदा हो, आपने मार्केट करना है। आपने जहां तक बात की कि आप माल ना उठाएं, अगर हम ना उठाए तो हमारा काम कैसे चलेगा? अगर हमारा भी काम हम छोड़ दें, ये पब्लिक 3 दिन अगर कराची में चिकन नहीं आती तो पब्लिक तो कहाँ ये गोश्त पूरा हो जाएगा, मटन और बीफ पूरा कर लेंगे? नहीं होगा। हर जगह चिकन जो चलती है, शादी हालों से लेके अभी तो आपका सीजन शुरू हो गया रोजे के बाद। सीजन सर अभी वो 15 दिन कम होता है, अभी थोड़ा काम चल गया है। लोग अभी ऐसा नहीं है, पहले कोई दौर था लोग क्या करते थे कि चांद रात को खरीदारी करते थे। अभी 1 डे से ही, पहले रमजान से शुरू कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा ला के फ्रिजों में रखते रहते हैं, तो वो चलता रहता है सिलसिला। शादी का सीजन शुरू हो जाएगा ना, मैं ये कह रहा था। जी जी, तो शादी के सीजन में तो बढ़ जाता है ना। बहरहाल हमारा जो है ना, कमिश्नर साहब से आपके तवसल से मैं भी गुजारिश करूंगा, जो हमने आपको रिटर्न में अपने अखराजात दिए हैं, आप फार्मर से रेट लेते हैं, उसके हिसाब से जो हमारी कमिटमेंट है उससे रोज रेट निकालें। मुर्गी का कम रेट तो कम निकालें, ज्यादा तो ज्यादा निकालें, ताकि पब्लिक तक लिस्ट जाती अच्छा, है। ये जो कंट्रोवर्सी है ये सिर्फ कराची हो रही है? ये कराची हो रही है। हैदराबाद? हैदराबाद का मुझे इल्म नहीं है, बाकी पूरे पाकिस्तान की लिस्टें जो है वहां पर रेट कमेटियां बनी है, मार्केट कमेटी में तो होगी बात। मेरे कहने का मकसद है कि डेली लिस्टें तो हर जगह निकल रही है ना, कराची के अलावा अब निकलने लगी ना, कराची से अब निकलने लगी 3 साल के बाद। तो हैदराबाद में क्या हिसाब चल रहा है? हैदराबाद का भी इसका कराची का रेट का उसका 2-4 रुपए का फर्क आता है। तो मतलब मैं कहने का मकसद ये है कि वो रेट तो वहां के लोग करते होंगे ना, हैदराबाद वाले फिक्स करते हैं, तो उनको नुकसान हो रहा है फायदा हो रहा है? किनको? वहां के पोल्ट्री एसोसिएशन को या पोल्ट्री वालों से? नहीं, उनको जब रेट एक निकलता है तो सबको एक जैसा ही नुकसान होता है। जो कमिश्नर कराची निकालने हैं, ये सिर्फ कराची तक इम्प्लीमेंट होता है। हैदराबाद की, सखर, नवाबशाह, उधर दूसरा वो डीसी क्वेटा, इसलिए आप सिंध बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं ना। जी जी जी, वहाँ कराची हैदराबाद वाले, कराची का रेट इम्प्लीमेंट कमीशन का हैदराबाद नहीं होता। मैं यही तो सिर्फ कराची होता। मैं ये नहीं कह रहा क्या होता, मैं कह रहा हूँ कि क्या कराची के अलावा दीगर शहरों में क्या सूरत हाल है? वैसे ही है, वहाँ से एसी साहबान है, मार्केट कमेटियां हैं जो रेट निकालती हैं। सर आप समझ नहीं रहे मेरी बात। अरे भाई मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि रेट का जो फर्क है वो कराची के अलावा हैदराबाद में भी यही हाल है या सिर्फ कराची में यही हाल है? सर सेम, बिल्कुल ही सेम रेट है। कराची का और हैदराबाद का 4 रुपए का फर्क है, उससे आगे चल जाओगे मीरपुर का 6 रुपए का फर्क आता है। उसी हिसाब से वो कैलकुलेशन निकालते हैं। यहाँ थोड़ा तो वहां के फार्मर क्या कह रहे हैं कि ये गलत है सही है? वहां के लोग मुतमईन है हैदराबाद के, नवाबशाह के, सक्कर के? वो हैदराबाद के लोगों का मेरा राब्ता तो नहीं है उनके साथ। हाँ। बहरहाल फार्मर जो अपनी जगह पे मुतमईन है। वहां ये कंट्रोवर्सी नहीं है जो यहाँ हो रही है? नहीं। ठीक है जी, राहुल भाई आप क्या कहेंगे? अब मैं आपसे चंद दरखास्तें करना चाह रहा हूँ, क्योंकि सवाल भी करेंगे आप, टाइम भी है, तो मैं आपसे मुद्दबाना दरखास्त करूंगा कि कुछ मुझे आज बोल नहीं दें, अगर आप इजाजत दें तो। नहीं मतलब कि बोले हैं, लेकिन ये कि बोले चले कर रहे हैं कुछ चीज। नहीं मैं नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि भाई कि आप बोले हैं, क्या बोलना चाहेंगे? वो मोबाइल का बताना चाह रहे हैं। नहीं मोबाइल और उसकी बातें नहीं है। देखें, जब कार खैर जितना जितना आप समझ रहे हैं कि ये फला ये चीज है, फला ये चीज है, ये मुर्गी है, ये अंडे हैं, ये फला ये फला, ये आटा, ये दाल है, चावल, सब मान लिया, आपकी बात सारी मान ली। ठीक है, मैं आपसे ये कहता हूं कि मैं एक निजी चैनल में बैठा था, उसमें सरजी रिना मेमन को भी लिया गया था लाइन पे। जी जी। लेकिन उनको भी, आप मेरी बात इधर गौर से सुनना जरा। जी जी। उनको क्यों लिया गया? देखो, वो भी मना कर सकते थे जी मैं राब्तानी में नहीं हूँ, कमिश्नर साहब नहीं सुनते, वो ही हमें एंकर बता रही थी नहीं सुनते। लेकिन सर जी निनाम में मैंने फोन उठाया, मैंने बात की उनसे, मैंने कहा सर ये प्रॉब्लम है, फैक्ट एंड फिगर पे लाएं चीजों को, और कमिश्नर साहब जो नायाब हो रहे हैं, नहीं मिलते हैं, तो भाई हमारी भी तो मीटिंग हो चुकी है, वो दोबारा करा दें। फिर तो उन्होंने फौरन अमल दरामद कराया, हम मीटिंग शुरू हो गई। फिर मुझे आप बताएं, अगर हम सारी चीजें थोपते हैं ना, सियासतदानों पे थोपते हैं, ये भी हमारा एक नजरिया गलत है। मैं बोलता हूं, अगर वजीर आला सिंध या सर्जरी नाम मेमन, जितने भी हमारे वजीर हैं या में मुशीर हैं, जो भी हैं, वो नहीं चाहते कि आवाम का नुकसान हो। पहले मैं आपको बता दूं, ब्यूरोक्रेट्स में 90% अच्छे लोग हैं, 10% शाह का शाह बन चुके हैं, जो आवाम को नीचे जमीन पे नीचे लाना चाह रहे हैं। फैक्ट्स एंड फिगर पे महंगाई कंट्रोल हो सकती है, डिमांड सप्लाई से महंगाई कंट्रोल हो सकती है। ऐसे नहीं हो सकती कि आप जबरदस्ती छुप छुपा के यूं दुकानों में, भाई यार मेरा बत्ता बंद गया तो तू इधर से ये लाइन को चला, ऐसे नहीं होता। फैक्ट फिगर पे जाना पड़ता है। देखिए जी फिरोज भाई, बहुत ही मुअद्दबाना अंदाज में मैं भी आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें। हाँ दें, आप भी दें, मतलब कि सबर शुक्र के साथ सुनिएगा। हाँ हाँ सुन रहे हैं।
तनकीद अच्छी करना मेरे पर, करो जरूर। तनकीद आपके पर नहीं कर रहा मैं। किसी भी इदारे पे बात तो करो। रिटेलर्स के पास जब असिस्टेंट कमिश्नर या मीडिया जाता है जी जी, तो वो ये कहते हैं कि आप महंगा क्यों बेच रहे हैं, खासतौर पर रमजानों में बेसन, काला चना, बिल्कुल काला चना, बेसन और आपके क्या कहते हैं कुछ एक दो चीज़ें और हैं जो कि चीनी है या आटा है, ये जो चल रहा था, महंगा क्यों बेच रहे हो? रिटेलर कहता है पीछे से महंगा आ रहा है। अच्छा जी, हमने पीछे कहाँ होता है? तो कहने लगा कि वो जोड़िया बाजार। जी जी, ओके जी, ओके। मैंने कहा कि जोड़िया बाजार से क्या आ रहा है? तो जोड़िया बाजार का मैंने कहा रेट ये है। कहने लगा ये रेट पे माल देते ही नहीं है जोड़िया बाजार वाले। जी, ये दुकानदार कहता है, वो अच्छा है। रिटेलर। मटर क्या वो बेसन बेच रहा है, चने की दाल का बेसन बताता है वो, ठीक है। जी, तो वो रिटेलर भी आपके ताजिरी है, बिल्कुल है। हैं? आप एक्सेप्ट करते हो? एक्सेप्ट करते हैं, मेरी बात सब ताजिर होंगे, ताजिर लेकिन आप सबको शामिल नहीं कर नहीं, सकते। मेरी बात सुनो, मेरी 5% 2% हट ना जाएगा। ना 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 मेरी बात, अगर एक रोड पे 20 दुकानें हैं परचून की, जी, जी। तो परचून की जो वो रिटेलर है ना, वो तमाम के तमाम जो है वो माल महंगा बेच रहा होता है, वो कहता है पीछे से महंगा आ रहा है। अब इसका जवाब लेंगे अच्छा आप? सुन ले मेरी बात। हाँ। मैंने उसको कहा कि पीछे से महंगा आता है, तो मैंने कहा बिल दिखाओ। उसने बिल दिखाया तो बिल पता चला बिल टू बिल था, उधार पे माल लिया हुआ था। तो मैंने कहा जब उधार पे तुम माल लेकर आओगे तो तुम्हें 5-10 रुपए तो वो महंगा ही देंगे। बिल्कुल देंगे। ठीक है जी। एक प्रॉब्लम ये भी है, एक प्रॉब्लम ये भी है कि वो बिल टू बिल चलता है, वो उधार माल लेकर आते हैं, वो महंगा बेचते हैं, तो वो कहते हैं कि पीछे से माल महंगा आ रहा है। ठीक है, उनका कहना है कि होलसेल में, और एक आपकी जोड़िया बाजार और एक आपका फ्रूट मंडी, जो आड़ती होते हैं, yes. कहते हैं मीडिया और अफसरान के सामने तो वो बिल्कुल ही बकरी होते हैं, यानी कि वो बिल्कुल वही रेट बताते हैं जो बोल रहे हैं, लेकिन उनके हटते ही जो है ना रेट जो है वो ऊपर आ जाता है। क्या कहेंगे सर? मैं आपसे कहूं, जो आपने मटर की बात की, हाँ। सुनना जरा आप और। जी जी, मैंने कमिश्नर साहब को बोला कि जब काला चना हमारे यहाँ इंपोर्ट हो रहा है, 80-90% हमारी फसलें ही नहीं है, मुझे आप बता दें कि इसकी कॉस्टिंग जो बनती है चने की, आपने बोला जी हम 180 रुपए काला चना बेचेंगे। अबे मेरे भाई 200 रुपए का तो आता है, मैं कैसे बेचूं? अच्छा, दूसरी बात बोले इनको पर बोला जी बेसन, मेरे भाई 250 रुपए बेसन है ओरिजिनल। अब ये मटर का बेसन पे मजबूर किया है लोगों को। ये आप क्या समझ रहे हैं? पूरे सिंध में, पंजाब में क्या बिकता है? आप मुझे बताओ। आपके यहाँ भी खरीदारी होती होगी? मैं देख रहा हूं। सर इसका पूरा बात सुन ले। हाँ। मटर का बेसन आप उसके पकौड़े यूं तोड़ना, दांत से यूं करना, तोड़ना पड़ता है। ये जुल्म है इस पाकिस्तान में। मैं बोलता हूँ कौन बेच रहा है? क्यों बेच? आप ही मजबूर करा रहे हैं ना। ताजिर बेच रहा है ना। बात समझे आप, हाँ। पहले बात को समझे जी। जब आप रेट ऐसे कराते हैं कि बेसन हम 190 में बिचवाएंगे और 200 में बिकवाएंगे, कैसे बिकवाएंगे आप मुझे? हाँ, तो फिर तो 2 नंबरी होगी। फिर तो 2 नंबरी होगी, लाजमी सी। मैं आपसे यही कहना, नंबर 1 और 2 आप समझते ही नहीं है। नहीं, अब मसला ये है कि 209 रुपए आ रही थी चने की दाल, तो हमने पूछा बेसन कितने का? 210 रुपए का। अब मैंने कहा ऐसे हो सकता है? हो सकता है, मुमकिन। 1 रुपया आप पिसाई वाले को देंगे? नहीं, 1 रुपया नहीं होता सर। आप उसको बात को समझे। देखें, जब आप चना यूज करेंगे ना, उसका छिलका अट्टी सब निकलेगा, फिर दाल बनती है, फिर जाके बेसन बनता है। जी जी। तो आपका प्रोसेस बनता है 35 रुपए किलो। 35 रुपए। जब 35 रुपए किलो वाली चीज हमने खुद बोला कि सर ये चने की दाल, ये चीजें, ये मसूर की दाल, हमारे पास जो रेट आ रहे हैं आपके हिसाब से, मैंने कहा हैदराबाद के रेट हैं वो 270 हैं जी, आप 240 हैं आपके। भाई हैदराबाद में तो दाल बनती है, आप उधर रेट आपने हाई रखो, इधर कम कर दो। लेकिन दाल यहाँ से जाती है, हैदराबाद से जाती है। दाल यहाँ से जाती है, वहाँ वॉश होती है, वहाँ वॉश होती है। देखिए आप मेरी बात सुन, मैं तो पूरी फैक्ट्री का सर्वे करके आया हूं। आप मेरी बात सुन ले सर। देखें, जहाँ नमी होती है ना, कराची में नमी है, पहले बात समझिए। जी जी जी, बिल्कुल। आप फैसलाबाद में अच्छी दाल बन जाएगी, आपकी हैदराबाद में दाल बन जाएगी। मटर की दाल आपकी यहाँ बन जाएगी, कहाँ? कराची। अपने कराची। चने की दाल भी बन जाएगी आपकी। दूसरे आइटम मूंग, मसूर, मांस, वो सिर्फ आप हैदराबाद, जिसपे सारे फैक्ट्री को मैं दौरा करके आ चुका हूँ। आप मेरे साथ चले ना सर। उसके बाद चले, मैं जरा टाइम कम है, मैं जरा तनवीर साहब बड़े नाराज हो रहे हैं, मेरे ख्याल में कह लगे बुला के मुझे बोल करवा रहे हैं। जी तनवीर साहब, अच्छी बातें सुन रहा हूं। नहीं, मुझे ये बात बताएं, होलसेल आप कर रहे हो ना, जैसे अभी मैं इनसे ये बात कर रहा था, क्या रिटेलर अपनी मनमानी नहीं करता? सर रिटेलर सिर्फ इतना है, कोई जैसे त्योहार आ जाए ना, कोई जैसे अभी ये रमजान, मतलब ये कि देखें, मुर्गी की रिटेलर नुकसान में नहीं है। 5-10 रुपए का तो समझ में आता है, वो बेचता है, पर वो बेचता है कलेजी पोटा, वो अलग वो बेचता है, बोनलेस गोश्त वो अलग बेचता है। सर इसमें देखे ना, रिटेलर का मार्जिन रखा कमिश्नर ने 8 रुपए परसेंट नहीं, 8 रुपए। 100 किलो अगर वो जिंदा मुर्गी लेता है तो उसका बन गया 800 रुपए। 200 रुपए का चलो कचरा वगैरह पे 1000 रुपए वो सारा दिन काम करेगा।
एक लब के एक उसका सारे तरीका एक्सपेंसेस में नहीं निकाल के अगर 1000 रुपए एक दिन में आ रहा है वो ठीक है आपकी हाँ, बात। तो देखिए ये तो 1000 ये देखो सुन्नत रसूल क्यों कहा गया, ये सुन्नत क्यों कहा गया तजारत को, कभी नुकसान कभी फायदा, कभी नुकसान इसमें कभी तो फायदा। बहुत ही नुकसान और होगा मेरा ना। अपना जाती रहा है गाय का गोश्त और बकरी के गोश्त की कीमतों में ज्यादा होने की वजह से सबसे ज्यादा फायदा तो आप लोगों को है। तो सर कहाँ फायदा हुआ क्यों है? चिकन की तरफ लोग आगे हो गए? देखो होलसेलर बदनाम है, हाँ। होलसेलर बदनाम, होलसेलर का मार्जिन ही रुपयों में, चंद रुपयों में होता है, 2 रुपए, रुपया, 2 रुपए, 3 रुपए, इससे मतलब ज्यादा रिटेलर जो नहीं इल्जाम होता, लगाते हैं वो गलत लगाते ज्यादा नहीं होता है इसका मार्जिन, बिल्कुल यही होता है, वो रुपए कहते हैं कि 10 रुपए रखते हैं। होलसेलर एक नाम बड़ा है, सारी जो ब्यूरोक्रेसी से लेके इंतजामिया सारी होलसेलर के पीछे पड़ती है। जी सर, 10 रुपए रखता है होलसेलर। अब हो सकता है किसी आइटमों में रखता हो, पर एक बात जो भाई ने कही, एक तनवीर बात भाई जो जो है बात ना- ने की है ना, 10% हमारे होलसेलर भी, जो भाई ने कहा ना मिलावट तो ये तो हराम पहिए हैं, ये नहीं कि नहीं है, उन 10 जैसे ब्यूरोक्रेसी का नाम लिया उन्होंने 10%, वैसे हमारे भी 10% लोग होंगे जिनकी वजह से हम लोग जैसे बदनाम हो रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। देखिए, आपकी बात से मैं अभी अभी मैं आपको बताऊं हाँ कि कोई भी चीज को अमल दरामद कराना बहुत आसान है। मैं बोलता हूं, मैं सब आपके टीवी के तवज्जुह से बोलता हूं कि सिंध गवर्नमेंट माशाल्लाह, कोई बोले कुछ भी बोले, वो सियासतदान वो चाहते हैं कि आवाम के रिलीफ, माना आपकी बात। मुझे आप बता दें, अगर फैक्ट एंड फिगर पे जाएं हम तो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। क्यों नहीं फैक्ट हो एंड सकता? फिगर हम क्यों नहीं अपना रहे? अच्छा जैसे आवाम क्या कहती है, आवाम जैसे मिसाल पे 408 रुपए का रेट दिया ना मुर्गी का, आवाम सब 650 रुपए के गवर्नमेंट दे रही थी ना रेट, 663 रुपए, आज भी 663 का गोश्त है, चिकन का रेट। तो आवाम के लिए नहीं है, गवर्नमेंट ने दिया 600 का रेट दिया, तो इसका मतलब 600 में सही बिक रहा है। आवाम को आप फैक्ट फिगर के साथ चीज देंगे, आवाम कभी भी एतराज नहीं करेगी। देखें, फैक्ट एंड फिगर पे आप जाएंगे ना, जब भी महंगाई हो या इसमें कमी हो, ये डिमांड सप्लाई पे चलता है गेम सारी। और मैं आपको सीधी बात बोलता हूं कि इसका मैकेनिज्म कुछ बड़ा नहीं है। आप चाहें रियलिटी पे जाएं, हमने ये चालान, ये बदमाशी नहीं करनी है, हमने सिर्फ हकीकत पसंद बनना है। मुझे एक बात बता दें, एक आदमी की तनख्वाह 50,000 रुपए है, माना मैंने आपको अभी मैं बताता हूं, अगर गैस नहीं है, आप 20 रुपए की रोटी ले रहा है या 30 रुपए की रोटी ले रहा है और 10 रोटी ले रहा है, आप लगा लें 21,000 रुपए की अच्छा, रोटी आटा ले आपके रहा है। इतना सस्ता हो गया, होटलों में रोटी तो महंगी बिक रही मैं है। अब आप आए ना, अब आने तो दें, आप शुरू तो हो रहे हैं। जल्दी करें, टाइम नहीं है। मेरे पास टाइम नहीं है, आपके पास भी नहीं है। जल्दी आप मुझे बताएं कि 106 रुपए का 1 किलो आटा है, माना आपकी बात। अब ये जब पेड़ा बनता है, 80 ग्राम का पेड़ा बनता है या 100 ग्राम का ही मान लेते हैं, तो 10 पेड़े बन गए। 10 पेड़ों की रोटी का आपको पता है कि 1 किलो जब आप उसको पानी में गूंदेंगे ना, तो 1.5 किलो वजन हो जाता है। हमारे यहाँ तोलते हैं जी 100 ग्राम, किसका तोलते हैं? कच्चा, रोटी को नहीं तोलते। रोटी तो जब वो सेक के आती है ना, तो 60 ग्राम की मिलती है भाई। तो ये क्या तंदूर पे अमल नहीं करवाया? क्या बेकरी पे अमल नहीं करवा रहे कि हम सिलाई सुबह नाश्ता अंडा रोटी से ना करें? ये गरीब आदमी ना तो तनख्वाह बेचारे को मिलती 25-30 हजार रुपए, आप बोल रहे हैं 21,000 रुपए की रोटी खा लें, आप बोल रहे हैं सिलाई का ये कर लें। क्या आवाम के लिए नहीं है ये मुल्क? ये मुल्क ही पाकिस्तान, ये कराची, इंशाल्लाह पूरा सिंध को मैं बोलूंगा, वजीर आला साहब से यूं हाथ जोड़ कर दरखास्त करूंगा, फैक्ट एंड फिगर पे काम करवाएं सर। तनवीर साहब, बस बिल्कुल खत्म हो रहा टाइम, मुझे 2 लफ्ज कह दें कि हुकूमत से क्या मुतालबा है आपके, 2 अल्फाज में बस, इसलिए जल्दी मुझे वहां से हुकूमत से मुतालबा मेरा यही है कि ये जो क्राइम हो रहा है ना, कम से कम इसको कंट्रोल किया जाए। लोग बिला वजह मर रहे हैं, घर से शॉपिंग करने नहीं निकल रहे, एक तो कुव्वत खरीद नहीं है, ऊपर जो बाहर निकलता है वापसी घर नहीं पहुंचता। आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बात ये थी कि जो भी हो सूरत हमने अपने की स्क्रीन पर रख दी, फैसला करना आपका काम है। बिलाल हसन को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगले इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।